जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस यानी कि एनवायरनमेंट पर्यावरण इसके बारे में पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम करेंगे अध्याय फर्स्ट, पहला अध्याय, चैप्टर नंबर 1, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड इंट्रोडक्शन, पर्यावरण अध्ययन का परिचय। इससे पहले कि ये चैप्टर शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है या ये जो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट का, ये बीएससी के बच्चे भी पढ़ते हैं, बीकॉम के छात्र भी पढ़ते हैं, बीए के छात्र भी पढ़ते हैं, और सभी के लिए इसको पास करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। कारण सीधा सा है कि एनवायरनमेंट को ख़राब करने में जो हाथ रहा है वो मनुष्य का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। तो एनवायरनमेंट में जो जो दिक्कतें अब आ चुकी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उन दिक्कतों को हम ठीक कर सकते हैं। तो इसी वजह से एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो आशा करता हूँ आप लोग एनवायरनमेंट के सभी चैप्टर्स को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। एक ऑलरेडी बुक नितिन सर ने कवर कर दी है और वो आप लोगों के साथ शेयर भी हो चुकी है। तो ये दूसरी बुक कोशिश है मैं कवर कर दूँ। तो इस प्रकार से आपको दो बुक्स का जो फ़ायदा है वो पहुँचेगा। दो बुक्स के चैप्टर सेम है लेकिन कुछ ना कुछ अलग तो होगा, तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा पहुंच जाएगा। आपका एग्ज़ाम भी आसानी से निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आपकी एनवायरमेंटल नॉलेज बढ़ जाएगी। ऑलरेडी मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर हूं, और आपको पता है कि हम जो हमारे 116 वॉलंटियर हैं उनके साथ मिलकर के एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, लेकिन उसको भी पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, डेफिनेशन देनी है सबसे पहले, ठीक है। तो डेफिनेशन आप कैसे दे सकते हैं, नीचे आपके पास 3 डेफिनेशंस ऑलरेडी दी हुई हैं, ठीक है। इनमें से जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। अपनी भाषा अपने शब्दों में भी आप डेफिनेशन को लिख सकते हैं। जैसे सेकंड नंबर वाली आपको सबसे आसान रहेगी। ईजे रॉस के अनुसार क्या रहा, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पर्यावरण बाह्य शक्ति है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करती है। पहली और दूसरी को थोड़ा सा मिला दिया मैंने। तो इस प्रकार से आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। और अगर आप इस साइंटिस्ट का या इस एनवायरमेंटलिस्ट का नाम लिखना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा जो इन्होंने लिखा है वही मिले, वही लाइन मिले, फिर आपके एग्ज़ाम में आप वही लिखें, ठीक है। तो देखिए, पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से बना है, एनवायरन और मेंट, और इसका अर्थ क्या है, लपेटना। इससे आसपास के आवरण व परिस्थिति का आभास होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट ने हमें घेर रखा है, ठीक है। पृथ्वी पर जो हमारा एनवायरनमेंट है उसने मानव को, पशुओं को, पक्षियों को, सभी को एक तरह से घेर रखा है, और सभी एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम और गहन अध्ययन करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। एक हनी बी का भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक हनी बी, एक मधुमक्खी, जिसको काफ़ी सारे लोग अगर वो बैठी होती है तो उसे मार देते हैं, ठीक है। तो आइंस्टीन ने कहा भी था कि जिस दिन विश्व की आखिरी मधुमक्खी समाप्त हो जाएगी, मर जाएगी, उसके कुछ समय के बाद सृष्टि नष्ट हो जाएगी, मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी, मानव खत्म हो जाएगा। तो यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम, एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। तो उसके बारे में और भी डिटेल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टडी करेंगे। फिलहाल अब देखिए, घेरना मतलब है इसका, ये आपको बता दिया। इस आवरण को मानव आज अधिकाधिक प्रभावित करने लगा है। मानव की आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां अधिक गतिशील होने के कारण प्राकृतिक संतुलन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मानव की आर्थिक गतिविधियां भी होती हैं। हम ट्रेड करते हैं, जैसे जैसे ट्रक जा रहे हैं, रात को भी चल रहे हैं ट्रक, रात को भी सड़कें सूनी नहीं हैं। अब ट्रक चल रहे हैं, आगे कोई गाय भैंस आ गई तो वो उसको उड़ा देंगे, मार देंगे उसको, हमें मरी हुई मिलती हैं। पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, और रात को कोई मानव अगर आ गया, ठीक है, तो हो सकता है ट्रक वाला उसको भी उड़ा दे। ट्रक वाले जो है नींद में चलते रहते हैं, उनके खुद के भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो
तो आर्थिक गतिविधियां हैं ये, ठीक है। व्यापार के चक्कर में वो आमदनी के चक्कर में रात को भी इस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। और भी बहुत सारी हैं आर्थिक गतिविधियां जिसकी वजह से फैक्ट्रियां लगाना, इंडस्ट्रीज लगाना, ठीक है। और उसका जो वहाँ से जो पदार्थ निकल रहे हैं, जो वेस्ट निकल रहा है, उसको सीधा नदियों में उड़ेल देना, ठीक है। 2018 में ब्यास नदी थी, मेरे ख्याल से ब्यास नदी ही थी वो पंजाब की, जहाँ पे एक फैक्ट्री वाले ने, एक इंडस्ट्री वाले ने सारा जो उनका कचरा था, वेस्ट था, वो उस नदी में उड़ेल दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी किलोमीटर तक एक्वेटिक लाइफ मर गई थी, मृत्यु हो गई थी उनकी। किसानों ने वो मछलियाँ वगैरह बड़ी बड़ी पकड़ के ले जा रहे थे, उनकी फ़ोटो खींची थी फिर, और वो किसान काफ़ी खुश हो रहे थे उनको पकड़ के, उन्हें लग रहा था शायद ये बिक जाएगी, जबकि उनको नहीं पता था कि एक्वेटिक लाइफ का अंत हो चुका है, और वो खुश हो रहे थे, उनको पता ही नहीं बेचारों को, वो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली दोष उस फैक्ट्री वाले का था। तब मैं सेंट्रल वाटर कमीशन में था, वहाँ से फिर हमारी टीम भी वहाँ गई थी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम भी गई होगी। तो इस प्रकार से उस पर फाइन लगा होगा, लेकिन अल्टीमेटली एक्वेटिक लाइफ का अंत उस व्यक्ति की वजह से, उस फैक्ट्री की वजह से हुआ। तो इस प्रकार से हमारी आर्थिक गतिविधियां जो हैं हमारे एनवायरनमेंट पर प्रभाव डालती हैं। सामाजिक गतिविधियां देख लीजिए, सामाजिक गतिविधियां जो समाज में हो रही हैं, जैसे शादी हो रही है कोई, तो उसमें डिस्पोजल इतने सारे यूज़ करेंगे, प्लास्टिक यूज़ करेंगे, टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे। आप अपना रुमाल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे लोग। टिश्यू पेपर जो है कागज़ से बनता है ना, कागज़ ही होता है। और वो कागज़ कहाँ से बनेगा? वो जो टिश्यू पेपर वाला कागज़ है वो कहाँ से बनेगा? प्लांट से बनेगा, प्लांट्स को काटना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली प्लांट्स अगर कम रह जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। पर्यावरण विज्ञान के तहत हमारा अध्ययन प्राकृतिक व मानव के इन्हीं संबंधों का अध्ययन है। पर्यावरण का किसी क्षेत्र के जीवों की शरीर रचना संबंधी क्रियाओं में गहरा संबंध पाया जाता है। किसी भी जैविक विकास के लिए स्वच्छ पर्यावरण ही घूमने फिरने के लिए उचित स्थान है। जितना अच्छी ऑक्सीजन हमारे आसपास होगी, जैसे गांव में कहते थे ना गांधी जी, गांव में भारत बसता है, ठीक है। हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है, शहरों में नहीं कहा उन्होंने कभी भी। गांव के लोग जो है पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, जबकि शहरों में प्रदूषित हवा है, वाटर पोल्यूशन है, हवा का पोल्यूशन है। गांव में अच्छी हवा है, बेहतर हवा है, आप बढ़िया ऑक्सीजन लेंगे हर वक्त, ठीक है। ट्रैफिक है ही नहीं, और गांव में खेलने के लिए जगह है बच्चों के, शहरों में जगह ही नहीं है, सड़कों पे खेलते रहते हैं। किसी भी जैविक विकास के लिए स्वच्छ पर्यावरण ही घूमने फिरने का उचित स्थान है। तो ये सिद्ध होता है डेफिनेटली गाँव से। जीवन की समस्त प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वच्छ पर्यावरण पूरी मात्रा में जल, हवा, खनिज इत्यादि प्रदान करता है। तो हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए? हमें खाना चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए। तो ये सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए सेकंड पेज पे, मतलब पहले पेज जो था वो बेटा 6 नंबर पेज था, तो 7 नंबर पेज पे चलते हैं। तो पर्यावरण के 3 घटक हैं, बायोटिक, एबायोटिक और एनर्जी, ठीक है। बायोटिक यानी सजीव, एबायोटिक यानी निर्जीव, और ऊर्जा वाले को एनर्जी कंपोनेंट बोला है। अब सजीव में जो है, जीवित हैं जो, वो सब आ जाएंगे। जैसे मैं आ जाऊंगा, आप सब जो देख रहे हैं वो आ जाएंगे, यानी मनुष्य आ जाएगा, पशु आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे बच्चों, बैक्टीरिया आ जाएगा, जो भी जीवित चीज़ है वो आ जाएगी, ठीक है। एबायोटिक में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित नहीं है, जैसे, लेकिन वो हमारे लिए या हमारे साथ उनका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है, जैसे जल है, पानी है, ठीक है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, हवा है, सोइल है। तो इस प्रकार से एबायोटिक कंपोनेंट आ जाएंगे। एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। जैसे सिंपल सा एक उदाहरण लीजिएगा कि जंगल में घास उग रहा है, घास भी एनर्जी ले रहा है उगने के लिए, कहाँ से? सनलाइट से, ठीक है। कोई पेड़ उग रहा है, घास फूस उग रहा है, वो सब एनर्जी ले रहे हैं कहाँ से? सनलाइट से। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब एनर्जी लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, क्लोरोफिल की मदद से वो अपना खाना बनाते हैं और उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अब उस घास फूस को, उन पेड़ पौधों को कौन खाएगा? डियर खा लेगा। डियर यानी मृग, यानी हिरन, ठीक है। तो एनर्जी जो थी ट्रांसफ़र हो गई हिरन के पास। किसकी एनर्जी? प्लांट्स की। हिरन को मान लीजिए चीता ने खा लिया, और फिर चीता को मान लीजिए बब्बर शेर ने खा लिया, ठीक है।
तो इस प्रकार से एक फूड चेन कहलाता है, ये फूड चेन बन गया। और अल्टीमेटली जो बब्बर शेर है जिसने चीता को भी खा लिया, वो बब्बर शेर जब मर जाएगा तो कुछ ना कुछ जानवर वगैरह उसको खा जाएंगे, कुछ बचा रहेगा तो अल्टीमेटली उसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा। उसको ख़त्म करेंगे कौन? डिकम्पोजर्स। जो बैक्टीरिया वगैरह उसकी बॉडी में लग जाएंगे वो उसको डिकम्पोज कर देंगे। उसके जो तत्व थे शरीर में, एलिमेंट्स थे, वो कहाँ मिल जाएंगे? मिट्टी में। मिट्टी से फिर से कोई ना कोई पौधा उनको ले लेगा। तो इस प्रकार से साइकिल चलती रहती है। एनर्जी यानी कि ट्रैवल करती रहती है। लेकिन ये एक 10% लॉ है कि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हर लेवल पर होता है। ठीक है, आगे देखिए स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है भाई, इस समय पे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी की दखल की वजह से होने लग रही हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नीचे दे भी रखा है, पर्यावरण प्रदूषण व उसका नियंत्रण, फिर मनुष्य का जनसंख्या विस्फोट होने जा रहा है, प्राकृतिक संसाधन दोहन होने जा रहा है, हो रहा है, और पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन। तो पहले की बात करें अगर पर्यावरण प्रदूषण, तो ये हमने पहले भी बात करी है। एयर पोल्यूशन हमने कर दिया, वाटर पोल्यूशन कर दिया, सॉइल पोल्यूशन हमने कर दिया, साउंड पोल्यूशन हमने कर दिया, ध्वनि प्रदूषण यानी कि ये सारे पोल्यूशन के बारे में आप बड़ी आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन कैसे किया? फैक्ट्रियाँ लगा दी, इंडस्ट्रीज़ लगा दी। ठीक है, वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे। कैटालिटिक कन्वर्टर अगर चिमनियों में लगा दिया जाए तो बचा जा सकता है एयर पोल्यूशन से कहीं ना कहीं। ठीक है, और सरकार भी इस तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन लोगों को भी इस तरफ ध्यान देना होगा। फैक्ट्री लगाने वालों को इस तरफ ध्यान देना होगा। ठीक है, इंडस्ट्री लगाने वालों को ध्यान देना होगा। इसी तरह से वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज़ जो वाटर का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, यानी कि जो उनका वेस्ट वाटर है उसको बिना साफ़ करे, एसटीपी का बिना यूज़ करे, एसटीपी बोले तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसको लगाना चाहिए कि वेस्ट वाटर जो पहले है एसटीपी में जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाए, उसके बाद वहाँ से निकल के वो नदी में मिले। तो ये किया जाना चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं करते हैं। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा लिए, ख़राब हो गए तो उसको ठीक नहीं करवा रहे। तो इस तरह से चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वाटर पोल्यूशन का कारण बनती है। मनुष्य जनसंख्या विस्फोट। बच्चों, जनसंख्या अब भारत देश की पहले नंबर पे पहुंच चुकी है। ठीक है, जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से आप लोगों को ही दिक्कतें आएंगी। नौकरियां पहले ही कम हैं और कम हो जाएंगी। ज़्यादातर बच्चे जो है कहाँ, फॉरेन कंट्री में भाग रहे हैं, और वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ साफ़ कर रहे हैं, पिज़्ज़ा की डिलीवरी कर रहे हैं, मतलब लेबर का ही काम कर रहे हैं वहाँ जाके। फिर वो चलो ठीक है, अगर यहाँ नौकरी नहीं मिल रही और उनका वहाँ काम बन रहा है तो ठीक है, जैसा भी उनको ठीक लगता है हो सकता है। लेकिन कुछ लोग इंग्लैंड भी जा रहे हैं। अब इंग्लैंड जो है, जो 200 साल हम पे राज करके गए, उन्हीं के लिए फिर से जाके गुलामी करनी, इससे बढ़िया अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, और इंग्लैंड तो मत जाओ। कोशिश की जा सकती है पहले दूसरे देशों के लिए। ठीक है, बाकी अपने देश में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, करने वाला होना चाहिए। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधन का दोहन व नियंत्रण। अब ये तो चल ही रहा है, रोज़ाना पेट्रोल डीजल ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, दिल्ली जैसे शहर में मैंने सुना था कि लगभग ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ पर परिवार के हर सदस्य के पास गाड़ी है, अपनी अपनी गाड़ी है, जबकि वो एक गाड़ी में चलें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मेट्रो का इस्तेमाल हो, बसेस का इस्तेमाल हो, ऐसा होना चाहिए ताकि संसाधन लंबे समय तक चल सके। इसे ही बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब आज हमें रिसोर्सेज का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करना है जो प्रकृति ने हमें दी है, कि वो हमारे आने वाले बच्चे हैं, आने वाले जो वंश है हमारा, उनके लिए, ठीक है, उनके लिए बचा रहे। नहीं तो वो कहेंगे हुआ करता था डीजल, हुआ करता था पेट्रोल। ठीक है, आने वाले टाइम में वो तो यही कहेंगे कि हुआ करता था, क्योंकि इनको तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं पेट्रोल डीजल को बनने में, अगर ये ख़त्म हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, ठीक है, यानी कि इकोलॉजिकल स्टडी, चौथा पॉइंट पे आ गया। बाकी मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये जो भी हम कर रहे हैं, जितना मैंने आपको पढ़ाया, ये एक तरह से इकोलॉजी की ही स्टडी है, एनवायरनमेंट की स्टडी है। तो इसको स्टडी करने पर क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है।
ठीक है। हमारी हेडिंग क्या है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इससे आपको एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस पता चल जाएगा और आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आप वो काम नहीं करेंगे जिससे एनवायरनमेंट को दिक्कत आए। जैसे मैंने एक बार क्लास में आपको कहा था कि कई साल पहले, कई साल मतलब कितने, 15 साल पहले, 20 साल पहले लगभग, नलके हुआ करते थे, हमारे घर में भी हुआ करता था। नलके को चला के एक ठीक ठाक से साइज वाली बाल्टी, छोटी भी नहीं होती थी बड़ी भी नहीं होती थी, ठीक ठाक साइज होता था, भरते थे, बाथरूम में ले जाके नहा लिया करते थे। मैनेजमेंट होती थी, एक ही बाल्टी में नहाना है अभी, ठीक है। आजकल बाथरूम में ही टुंडियाँ लग चुकी हैं, वहाँ से पानी चल रहा है, पता ही नहीं है 2 बाल्टी में नहा रहे हैं या 3 में नहा रहे हैं। पानी का दुरुपयोग, ठीक है। तो कोशिश यही करनी चाहिए, मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि भाई कोशिश करो 1 या 1.5 बाल्टी जो पानी है बस उतना ही आपके नहाने में इस्तेमाल हो, ठीक है, ठीक ठाक साइज वाली, और ताकि पानी का जो दुरुपयोग है हम रोक सके अपने लेवल पे, और औरों को भी हम ये चीज़ सिखलाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, यही तो कर रहा हूँ मैं। हमारा जो पढ़ाने का मकसद है एनवायरनमेंट, वो क्या है, पब्लिक अवेयरनेस। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे एनवायरनमेंट को बचाना है, और फिर आपको बताना है आगे जा कर के पब्लिक को, आपको अपने घरों में बताना है, अपने रिलेटिव्स को बताना है कि भाई ये काम जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, पानी की वेस्टेज ठीक नहीं है। किचन का पानी जो वेस्ट हो रहा है अगर आप उसको पौधों में दे दें तो कितना बढ़िया हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पब्लिक अवेयरनेस तो आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक तीसरा पैराग्राफ है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सरकार भी इस दिशा में बहुत सारे कदम उठाती रहती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला विश्व सम्मेलन सन 1972 में स्वीडन में हुआ था। याद रखिएगा, पहला विश्व सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। इस सम्मेलन को क्या कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम 1972, ठीक है। इसके बाद दूसरा सम्मेलन रियो दी जनेरियो में सन 1992 में हुआ था, 1992 में। तो पहला 1972 में, 20 साल बाद दूसरा हुआ 1992 में, ठीक है। पहला कहाँ हुआ था, स्वीडन में, दूसरा कहाँ हुआ था, रियो दी जनेरियो में। तो इस सम्मेलन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी चाहिए। आगे देखिए, इससे संबंधित संयुक्त राष्ट्र व यूनेस्को ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसके तहत गहन अध्ययन व महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य अकेले सरकार का कार्य नहीं है, बल्कि इसके लिए हम सभी लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है, ठीक है। हम सभी को समझना होगा कि एनवायरनमेंट कितना ज़रूरी है हमारे लिए और उसका बचाव कितना ज़रूरी है, नहीं तो आने वाली पुश्तें हमें कोसेंगी, उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। दिल्ली में कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, यमुनानगर तक पोल्यूशन आ चुका है, यमुनानगर अब उस लिस्ट में आने लगा है, गुड़गांव आने लगा है, ठीक है। दिल्ली तो आ ही रहा था, यमुनानगर तक पोल्यूशन आ गया है, देखो। तो ये तो खतरे की घंटी है। इसी तरह से वाटर पोल्यूशन, गंगा नदी प्रदूषित कर दी गई है, जो कि जिसका पानी कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा रहने वाला था। अंग्रेज़ जो हैं गंगा के जो वाटर को ले जाया करते थे कश्तियों में, जब एरोप्लेन्स नहीं थे ना अंग्रेज़ों के टाइम में, उस वक्त वो नाव से, बड़े बड़े जहाज़ों से अपने ट्रैवलिंग किया करते थे और गंगा के पानी को, गंगा माता के पानी को अपने बोट में रख करके ले जाया करते थे। उनकी यात्रा लंबी होती थी, वो पानी ख़राब नहीं होता था। अब ख़राब ना होने के पीछे भी साइंस है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक नहीं होते, लेकिन उस पानी में वो बैक्टीरिया वगैरह अगर आ जाए तो उसको खा जाते हैं। तो इस वजह से गंगा का जो पानी है पवित्र माना जाता है, और किसी भी नदी का पानी इतना पवित्र नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। साइंस है, बेसिकली हर जगह साइंस है, साइंस के बिना कुछ नहीं। एनवायरनमेंट भी एक साइंस है बच्चों, और साइंस में ही हमारे आजकल के बच्चे रुचि लेना बंद कर गए हैं, जो कि बड़ा ही एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। क्योंकि कोई भी देश देखिएगा डेवलप तभी कर सकता है जब उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़िया हो। यूक्रेन का हाल देखिएगा, उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह त्याग दिए थे, ठीक है। 1990 के बाद, 1993-94 के आसपास आप देख लीजिएगा कब उन्होंने वो रशिया को दे दिए थे, और आज रशिया ने ही उन पर अटैक कर दिया। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होते तो शायद रशिया अटैक ना कर पाता। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आगे है, कहीं ना कहीं वही बचा रहेगा, बाकी देशों पर हमला हो सकता है। अब सोचिए, अगर आज भारत जो है अपने सारे न्यूक्लियर वेपन ख़त्म कर दे, तो हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर चाइना और पाकिस्तान हम पर हमला कर दे, हमारे ऊपर हमला करके पूरा देश कब्जा लें। ऐसा संभव है बिल्कुल,
ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहें। व्यापार भी ज़रूरी है, कॉमर्स इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर पीछे रह गए हम तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो महिलाएं भी पर्यावरण के प्रति अपने परिवार को समझा सकती हैं। ठीक है, अपने आस पड़ोसियों को समझा सकती हैं, जागरूक कर सकती हैं। तो ये काम सभी का है। और आप जो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का भी ये काम है कि आप सभी जितना भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जितना भी आप सीख रहे हैं, वो दूसरों को भी समझाएं। ठीक है, तभी बात बनेगी। केवल सरकारें तो काम नहीं कर सकती ना, हमें जुड़ना पड़ेगा उनके साथ। और वनों को काटना नहीं है, पेड़ों को काटना नहीं है। अभी पेड़ लगाने हैं, काटने नहीं है। बिना मतलब के पत्तियां तोड़ने बैठ जाते हैं बच्चे। गार्डन में बैठे हैं, कोई काम नहीं है तो पत्तियां तोड़ दी। ठीक है, एक पत्ती भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स छोड़ती है। ठीक है, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन कौन छोड़ते हैं? प्लांट्स। तो बिना मतलब कि उनकी पत्तियां तोड़ना या प्लांट को काट देना, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो लोगों को इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, जो भी मैंने आपको बताया है। इन सारी प्रदूषणकारी क्रियाओं और प्रकृति के विनाश से स्वयं उनके अस्तित्व व अतिरिक्त जीवों पर भी खतरा है। प्रकृति का विनाश स्वयं मानवता का विनाश है, जीवों का विनाश है। हमें पर्यावरण संरक्षण की क्रियाओं का अध्ययन करके इसकी रक्षा करने का कदम उठाना चाहिए, ताकि प्रकृति की सुरक्षा की जा सके। देखो, बाकी जीवों को तो कुछ है ही नहीं बेचारों का लेना देना। अब सोचो, डॉग्स ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ठीक है, गायें भैंसों ने, उन्होंने ऐसा कौन सा प्रदूषण किया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बर्ड्स ने कौन सा प्रदूषण किया है? एनवायरनमेंट पे जितनी भी इम्पैक्ट हुई है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो सारी मानव की वजह से हुई है, हमारी वजह से हुई है। तो हमें ही ठीक करनी होगी। ठीक है, गाड़ियों को ज़्यादा स्पीड पे चलाते हो, बेचारे डॉग्स मारे जाते हैं। तो सही स्पीड पे चलाओ, कंसंट्रेशन के साथ चलाओ। ठीक है ना। पहले जो गांव में जो घर हुआ करते थे, वो इस प्रकार के हुआ करते थे कि जो डॉग्स हैं वो उनकी एंट्री अंदर हो जाया करती थी। तो हम भी खाना खाते थे साथ में, वो भी खाना खा लिया करते थे। ठीक है, आजकल घर ऐसे हो गए हैं कि चार दीवारी हो गई है, बंद हो चुके हैं, आकाश दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, तो डॉग्स की एंट्री तो कहाँ से होएगी? अभी पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी मैंने 5-6 दिन पहले देखा था। एक छोटी सी बच्ची थी 4 साल की, उसको डॉग्स ने खा लिया और उसकी डेथ हो गई। जब तक कोई वहाँ पहुँचा, उसकी डेथ ही बोल रहे थे हो गई है। तो इसका कारण कौन है? मानव इसका कारण है, डॉग्स इसका कारण नहीं है। उनको खाने को मिल नहीं रहा कुछ। अब गांव में तो फिर भी रोटी डाल देते हैं, शहर वाले पता नहीं डालते हैं नहीं डालते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी, चाहे वो गांव का व्यक्ति है चाहे वो शहर का व्यक्ति है, आप लोग 1-2 रोटी अगर किसी आसपास के डॉग को डाल दोगे तो इसमें कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है, इनकी जिम्मेवारी भी हमारी ही है। तो आशा करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको पसंद आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप दूसरों को भी सिखाएंगे, अपने घर वालों को सिखाएंगे, आस पड़ोसियों को सिखाएंगे। और जितना मैंने डिस्कशन किया है, आप इसको अगर अपने क्वेश्चंस की आंसर की फॉर्म में लिख देंगे, जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्ज़ाम में, तो जो भी डिस्कशन मैंने किया आप उसको आंसर में लिख देंगे, तो आपको मार्क्स आवश्यक तौर पर मिलेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें चैप्टर में नहीं थी, मैंने डिस्कस करी। ठीक है, उनको भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एनवायरनमेंट से जुड़ी कोई भी चीज़ जो एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद हो, आप उसको लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।